चलिए भाई सभी को राम राम। गुड इवनिंग। और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। राम राम जी सभी को। एक ये है, ये हमेशा व्यू बढ़ाने के लिए कहता है कि व्यू बढ़ा दो। चलो बढ़ा देंगे बच्चे, पेपर पेपर आ जाएगा ना तो हम आपको इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। एक बात कहनी है, कह लो बेटा। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वोकैब की क्लास में एक व्यू क्यों शो कर रहा है? असल में वोकैब की क्लास होती है ना बच्चे, वो तो वैसे लाइव क्लास ही काफी होती है, फिर भी अगर मान लो किसी बच्चे का व्यू छूट गया होता है तो उसके लिए उसमें एक व्यू दे देते हैं। और रियलिटी की बात बताता हूँ, रियलिटी क्या होती है। थैंक्स। एक बच्चा पूछ रहा है सर प्लीज कमेंट पूरा पढ़ें, तब तक ऊपर चलाएगा कमेंट। राम राम। तो उसमें पता क्या है, असल में ये हम लोग अभी जिनकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, ये लोग हमसे चार्ज करते हैं डेटा के हिसाब से कि हमारे इस पे ऐप पे कितना डेटा यूज हो रहा है, उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। तो जो चीजें हमें लगता है ना कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, एक बार लाइव क्लास में और एक बार बच्चा देख के उसको क्लियर हो जाएगा, तो फिर उसका एक व्यू करवा देते हैं। वो क्या आपका इसलिए एक करवा दे, ठीक है। चैट करने पर रुक जाता है ना, हाँ ये सही हो जाएगा, ये लोग कह तो रहे हैं कुछ दिन में सही कर देंगे। एनकॉम बैच क्या है? एनकॉम बच्चे कंपटीशन की जो इंग्लिश होती है ना, उसका सिलेबस पढ़ाते हैं हम लोग एनकॉम बैचेस में, ठीक है। अभी तो खैर फिर नया नहीं है, इस बार हमने बनाया है, आगे बनाएंगे। ऐसा नहीं है, एक बच्चा मिल जाता हूँ मुखर्जी नगर आके, जो बच्चे मिलना चाहते हैं मिल जाता हूँ। अब नहीं रुकता, हाँ कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अब कमेंट करते हैं तो नहीं रुकता। चलो जिनका रुकता है उनका भी सही हो जाएगा। एक बार मतलब एक बार ऐप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके देख लो, ऐसा कुछ करोगे। हाँ कुछ बच्चे बता रहे हैं कि आज को कमेंट करते टाइम पॉज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर भी एक बार मैं कहूंगा ये जुगाड़ होती है, ठीक है। एक बार अनइंस्टॉल करो ऐप को, फिर से डाउनलोड कर लो। हाँ ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। वॉच के लिए थैंक्स भाई। ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, आश्रम भी, आश्रम आश्रम तो खैर नहीं खोलूंगा मैं। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज कॉमन एयर्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आज हम लोग कॉमन एयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को स्क्रीन पे सामने दिख रहे होंगे। देयर वर above 100 people in the crowd and the company will not accept to buy new machines। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। फुल स्क्रीन पे करके कमेंट करें तो नहीं रुकेगा वीडियो। अच्छा फुल स्क्रीन पे कमेंट, मतलब वीडियो को फुल स्क्रीन पे चला के फिर कमेंट करोगे तो ये बच्चे बता रहे हैं कि फिर नहीं रुकेगा। एक चीज मैं और बता देता हूँ, उस दिन मुझे समझ में नहीं आया लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वो असाइनमेंट इस पे कहाँ से मिलते हैं। अब मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे असाइनमेंट ढूंढ पा रहे होंगे, जो नहीं ढूंढ पा रहे, अब देखो मैं उनको बताता हूँ। ये फोन है, ठीक है। ये आपका बैच है एनकॉम सेलेक्ट। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है स्टडी मटेरियल, इसे क्लिक किया। स्टडी मटेरियल क्लिक किया तो एक साइड में देखो एरो है, ये है ना। ये यहाँ पे साइड में एक एरो है, इस एरो को क्लिक किया तो यहाँ पे देखो बैच आ गए। तो जैसे हमारा सेलेक्ट एसेक सेलेक्ट बैच है, तो हमने एसेक सेलेक्ट को क्लिक किया तो इसमें देखो ये लेक्चर 9 नीचे दिख रहा है ना, ये लेक्चर 9 आपने क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद में आप इसको बंद कर दो, ये आपका आ गया यहाँ पे वीडियो, ये ऑप्शन आ गया। तो आपका ये देखो फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। ये हो गया डाउनलोड ऐसे। तो जो बच्चे नहीं डाउनलोड कर पा रहे वो इस तरीके से अपना डाउनलोड कर दें। बाकी तो मुझे लगता है दुरानी सर ने व्हाट्सएप भी आप लोगों को भेज दिया होगा, ठीक है। चलो आ जाओ डिस्क शुरू करते हैं। देयर वर अबव 100 पीपल इन द क्राउड, आंसर बताएं। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। अब देखो पता है इसमें दो चीजें समझनी है तुम्हें। एक तो ये कि जो हमने अबव लिखा है और ए लिखा है, ठीक है। जैसे मान लो कि स्केल हो गया, ठीक है। ये स्केल हो गया और ये सेल का हाईएस्ट पॉइंट हो गया,
ये स्केल का लोएस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इसके अलावा और भी इनके बीच में दूसरे पॉइंट्स होंगे। ठीक, अगर हम इन पॉइंट्स को ऐसे मान लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है, 1 2 3 4 5 6 के डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब यहां पे समझना क्या, अगर हम 3 को और 2 को रिलेट करें तो हम कहेंगे 2 इज ओवर या अबव 3, ऐसे। या अगर हम 3 को कहें तो ऐसे कहेंगे 3 इज अंडर और बिलो 2। तो हम इन प्रीपोजिशंस की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम मान लो एल से किसी को रिलेट करें, ठीक है, तो हम कहेंगे 6 इज अबव एल, 1 इज बिलो एच। अब देखो ये एल जो है वो लोएस्ट पॉइंट है, एच जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। अगर किसी स्केल के, ठीक है, अब आंसर बताना। ठीक है, अगर किसी स्केल के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को रिलेट करना हो तो फिर अब बिलो यूज क्या करो, अदरवाइज हम ओवर और अंडर का यूज करते हैं। अच्छा, जब हम ओवर अंडर का यूज करते हैं किसी नंबर किसी अमाउंट के लिए, तो वहां पे ओवर का मतलब होता है मोर देन। ठीक है, और अंडर का मतलब होता है लेस देन। जैसे हमने कहा ओवर 300 माइल्स, तो अगर हम लिखेंगे ओवर 300 माइल्स तो इसका मतलब हो गया मोर देन 300 माइल्स। ठीक है, अंडर लिख देंगे तो इसका मतलब लेस हो जाएगा। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमें कभी किसी नंबर को या अमाउंट को रेफर करना है तो उसके लिए ओवर अंडर का यूज क्या करो। जब हम ओवर लिखते हैं तो इसका मतलब मोर देन दैट अमाउंट, लेस अंडर लिखते हैं तो इसका मतलब लेस देन अमाउंट। बस ध्यान ये रखना है कि अगर किसी स्केल के मिनिमम और हाईएस्ट डिग्री को रेफर करना हो तो फिर वहां पे अब बिलो यूज क्या करो। ठीक है, जैसे कि द टेम्परेचर वॉज -0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, और दूसरा हम लिख दें द टेम्परेचर वॉज -15 डिग्री। ठीक है, वीडियो रुक रही है, चलो सही करवा देंगे बच्चे। लाइव रुक रुक के चल रहा है, देखो मैं अपने फोन में भी चला के रख लेता हूँ तो मुझे पता चलता रहेगा। ठीक है, जैसे उधर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी पता चलता रहेगा। 1 मिनट में अपने फोन में भी चला लेता हूँ। वैसे पता है, अगर तुम लोगों को इस याद हो, जब हमने ये बैच बनाया था असेक सेलेक्ट, उस समय जब हमने पहली क्लास की थी डेमो की तो वो तो चल गई थी सही, दूसरी क्लास में इशू हुआ था। वो दूसरी क्लास में पता है इशू क्यों हुआ था, क्योंकि मेरे घर पे ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वाईफाई का, तो हमने ब्रॉडबैंड से उसको चलाया था। तो डेमो क्लास में तो कम बच्चे रहेंगे तो चल गया, दूसरी क्लास में फिर वो नहीं चला था। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट क्लास की थी ना तो हमने यहाँ पे लगवा दिया लीज लाइन। लीज लाइन डेडिकेटेड लाइन होती है 1 to 1। ठीक है, तो तब से हमारे पार्ट से जनरली कोई इशू होता नहीं है, क्योंकि देखो मेरे फोन में चल रहा है ना तो सही चल रहा है, तो जनरली इधर से कोई दिक्कत होती नहीं, इसलिए हमने लीज लाइन लगवा दी। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब जैसे हम लिखे थे टेम्परेचर वॉज -15 डिग्री और द टेम्परेचर वॉज -0 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री, जीरो का मतलब शुरुआत, बिगिनिंग, जीरो का मतलब लोएस्ट पॉइंट। अच्छा, 15 जो हमें पता है वो लोएस्ट पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि 15 से पहले 14 होगा, 13 होगा, 12 होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये जो 15 डिग्री है ना, इसके साथ तो ओवर या अंडर लिखो। ठीक है, द टेम्परेचर वॉज ओवर 15 डिग्री, ओवर का मतलब मोर देन। ठीक है, अच्छा, द टेम्परेचर अंडर 15 डिग्री तो इसका मतलब लेस देन 15 डिग्री। लेकिन जो 0 डिग्री है ना, ये है लोएस्ट डिग्री। लोएस्ट का मतलब जहां से शुरुआत होती है, तो इसके साथ लिखना या तो अबव 0 डिग्री या लिखना बिलो 0 डिग्री। आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार बताना तो कमेंट करके।
सर समाज नी आया, आप क्या बोल रहे हो? मुझे भी नहीं समझ में आया, तो बेटा तुम लिख क्या रहे हो? जीरो से माइनस, माइनस प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है? नेचुरल नंबर जीरो से नीचे कुछ होता नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, तो ये जो हमने 100 लिखा है ना, हम ये तो नहीं मान सकते कि लोएस्ट डिग्री है, ठीक है? तो अब हटाओ, ओवर लिखो एक चीज, ओवर का मतलब मोर देन, ठीक है? ओवर लिख दिया। अच्छा, जब हमने यहाँ पे ओवर लिख दिया तो इसका मतलब हम नंबर को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वन लिखो, ठीक है? एक ही जगह ये लो वन भी लिख दिया, ओवर 100 पीपल। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हमें नंबर को रेफर करना हो तो वन लिखा करो, एन आर्टिकल उसकी वीकर फॉर्म होती है। अगर हम यहाँ पे ओवर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम नंबर को रेफर कर रहे हैं, किससे ज्यादा ये बताना है हमें, ठीक है? तो वन लिखो, नंबर को स्ट्रेस करने वन लिखो, ठीक है? अब बिलो का यूज क्या करो, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स के साथ में, अदरवाइज ओवर अंडर का यूज क्या करो जब किसी नंबर या अमाउंट को रेफर करना हो, ठीक है? उसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम ओवर लिखते हैं तो उसका मतलब मोर देन हो जाता है, अंडर लिखते हैं उसका मतलब लेस देन हो जाता है, ठीक है? एक बच्चा बता रहा है क्लास नहीं चल रही है, किसकी क्लास नहीं चल रही बच्चे? साउंड क्लियर है? हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो ये हो गया, इसको लिखो देयर वर ओवर 100 पीपल। अच्छा, एक बच्चे ने बीच में आंसर किया था वॉज, तो देखो मैं उसको भी समझा देता हूँ। यहाँ पे बच्चे जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं ना, ये वर्ब देयर के अकॉर्डिंग यूज हो रही, ये यूज हो रही इनके अकॉर्डिंग। ओवर 100 पीपल, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो वर्ब आएगा, ठीक है? ये सही है, एवरीथिंग इज ओके, हाँ ठीक है। द कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट टू बाई न्यू मशीन, आंसर द क्वेश्चन टू। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर टू है बच्चे, इसका आंसर करो। ए बी सी ये मत लिखा करो, जो आंसर हो वो लिखा करो, ठीक है? ए बी सी से क्या पता चलेगा कि तुमने बी के ऑप्शन क्यों टिक किया है, ए ऑप्शन क्यों टिक किया है? बच्चे तुक्के मत मारा करो, मशीन्स की जगह मशीनरी नहीं आएगा, ठीक है? मशीनरीज लिखा होता तो वो गलत होता, तो हम उसकी जगह मशीन लिखते, ठीक है? हाँ, चलो मैं बताता हूं। देखो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई शैल एक्सेप्ट हिज ऑफर, ठीक है? आई शैल एग्री टू मीट हिम। एक काम करते हैं, फिर से लिखते हैं, आई शैल एग्री टू मीट हिम, ठीक है? आई शैल एक्सेप्ट हिज इनविटेशन। अब ये दोनों क्वेश्चन पढ़ो और इनमें जरा एक्सेप्ट और एग्री वर्ब का यूज देखो और सीखो कुछ, ठीक है? हाँ, जैसे हमने लिखा आई शैल एग्री टू मीट हिम एंड आई शैल एक्सेप्ट हिज इनविटेशन। एक्सेप्ट वर्ब का हम यूज तब करते हैं व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड टू यू, मतलब हमें कोई चीज ऑफर की गई, अब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे ये हमें देखना होता है, ठीक है? तो मान लो किसी ने हमें कोई इनविटेशन दिया, किसी ने हमें कोई ऑफर दिया, किसी ने हमसे कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है? हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं एक्सेप्ट किया तो हमने डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइन इसका एंटोनिम होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, तो ये एक्सेप्ट वर्ब का यूज तब क्या करो जब इसका मतलब हो टू रिसीव समथिंग, व्हेन यू आर ऑफर्ड समथिंग, जब तुम्हें कोई चीज ऑफर की गई तुमने उसको रिसीव कर लिया, देन एक्सेप्ट। अच्छा, एग्री का यूज तब क्या करो, व्हेन यू हैव टू डू समथिंग, व्हेन यू हैव टू डू, अगर तुम्हें कोई काम करना है तो अगर उसके लिए यू आर विलिंग टू डू देन यू एग्री, इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू देन यू डोंट एग्री, ठीक है? तो एग्री का यूज तब क्या करो, व्हेन वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है? एग्री हमारी विलिंगनेस शो करते हैं, विलिंगनेस कि हम इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। एक्सेप्ट जो होता है वो ये शो करता है कि जो चीज हमें ऑफर की जा रही है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे। मशीनरी खरीदनी है तो इसको लेकर हमें विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी है कंपनी की, कंपनी मतलब मशीन खरीदने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, तो एक्सेप्ट नहीं यूज करके एग्री का यूज करो। तो ये वर्ब गलत यूज हो रखी है, उसको ऐसे लिखो, द कंपनी विल नॉट एग्री टू बाई न्यू मशीन, ठीक है? ये आंसर है, बढ़िया। हालांकि एक्सेप्ट ट्रांसिटिव वर्ब है बच्चे, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब्स के इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है? ये है।
सर देयर के बाद वन ऑफ द का लिए वर्ब सिंगुलर और प्लूरल मोंडी होगी। इंग्लिश में लिख दिया करो, हिंदी में लिख दिया करो, एक चीज में लिखा करो। हाँ, एक्सेप्ट द प्रपोजल, ये सही है। अगर हम ऐसे लिख दें एक्सेप्ट द प्रपोजल तो ये सही है। प्रपोजल इज गिवन टू समबडी, प्रपोजल हम किसी को देते हैं, अब वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखने वाली बात है, ठीक है। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई कैन नॉट गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई अराइवल येट। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 3 को, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 3 का, सभी बच्चे आंसर करें। आई कैन नॉट गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई बर्थ ऑफ माई अराइवल येट। आंसर बताओ बच्चे। आई ड्रॉ ब्यूटीफुल सीनरी, बिल्कुल सही है बच्चे, ये सेंटेंस सही है। जो मैं पूछ रहा हूं उसका तो आंसर दे दो। हाँ सही है, बहुत सही है। बिल्कुल सही है। हाँ सही है, सही है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, एक्यूरेट जो वर्ड होता है ना, अगर हम इसका एंटोनिम लिखें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉल्स। ये हो जाएगा, एक्यूरेट का एंटोनिम होगा फॉल्स। एक्यूरेट का मतलब जो ट्रू है, और फॉल्स का मतलब जो मतलब गलत है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। एग्जैक्ट का मतलब, एंटोनिम अगर हम लिखें, एंटोनिम लिख रहा हूं ध्यान देना, एग्जैक्ट का मतलब अगर हम एंटोनिम लिखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई कैन नॉट गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई अराइवल येट, तो इसका मतलब अगर ये कह रहा है कि मैं एक्यूरेट डेट ऑफ अराइवल नहीं दे सकता, ठीक है। कोई बच्चा उसमें बता रहा है टेल, बच्चा अगर टेल लिखा होता तो सही होता, ठीक है। गिव लिखा तो ये भी सही है। टेल का मतलब टू गिव इन्फॉर्मेशन ही होता है, तो अगर हम चाहें तो उस गिव का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। अब पढ़ने की आदत डालो, तुम लोग मानोगे या पता नहीं, नहीं मानोगे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत डालो, ये तुक्के छूट जाएंगे। जब उन चीजों को तुम किसी चैप्टर में पढ़ोगे, किसी ऐसे में पढ़ोगे ना, तो तुम जान जाओगे इन वर्ड्स के इस तरीके से भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कैन नॉट गिव यू द एक्यूरेट डेट, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आई कैन गिव यू फॉल्स डेट। फॉल्स का मतलब झूठी डेट। तो ये तो बेतुकी बात हो गई कि हम किसी को वो डेट बताएंगे जिसपे हम नहीं आएंगे। ये हो सकता है कि हम डेट उसको बता रहे हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज का मतलब कि 20 को आएंगे, 21 को आएंगे या 19 को आएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब इनमें से कौन सी डेट है एग्जैक्ट जिस दिन वो आएगा वो नहीं पता है, क्योंकि वो भी कंफर्म नहीं है। तो जब तक वो कंफर्म नहीं है तब तक हम उसको अप्रोक्सीमेट कहेंगे, ठीक है। जब कंफर्म हो जाएगी तो वो एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट का मतलब द ओनली वन, दैट वन, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने एक्यूरेट लिखा है ना, इसे हटाओ और इसकी जगह लिखो एग्जैक्ट। और बाकी ये बात ध्यान रखना, तो ये बातें हमेशा ध्यान देंगी तुम्हें कि एक्यूरेट का एंटोनिम फॉल्स होता है, एग्जैक्ट का एंटोनिम अप्रोक्सीमेट होता है, तो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो नहीं रुक रहा है भाई, मान जाओ, तुम लोग क्यों नहीं समझते यार, बड़े ढीठ आदमी हो। देखो अगर वीडियो रुकेगा ना तो मेरे फोन पे भी रुकेगा बच्चे, ये देखो मेरे फोन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ बच्चे हैं उनका गाना यही चल रहा है कि वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, नहीं रुकता वीडियो, मानो तो सही। ये देखो मेरे फोन पे लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा। मेरी तरफ से हमने यहाँ पे लीज लाइन लगवाई भाई, नहीं समझ रहे हो तुम बात। हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन हटवाया और लीज लाइन लगवाई, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरी, ये भी सही हो सकता है अगर तुम सीनरी का मतलब सीन ना मान के कोई फोटो मान रहे हो तो, ठीक है। अब थोड़ी खोपड़ी यूज कर लिया करो, ये बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछा करो, ये 5वीं छठी के क्वेश्चन है। तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्यों मूर्खता वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या है यार। कुछ बच्चे वास्तव में बड़े चंचल स्वभाव के हैं, उन्होंने इस बैच में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। उन्हें अभी सीखने की जरूरत है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने लगे, पता नहीं क्यों। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई प्रॉमिस टू मीट कमल एट द एग्जीबिशन अ वीक आफ्टर। कमेंट द आंसर। आई प्रॉमिस टू मीट कमल एट द एग्जीबिशन अ वीक आफ्टर। बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हैं, आई सॉ सीनरी सही, आई ड्रॉ सीनरी सही, अरे क्या बचकानी चीजें कर रहे हो। एक डिक्शनरी डाउनलोड करो, उस डिक्शनरी में देख लो क्या सही क्या गलत, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो अपना सीनरी में लगा पड़ा है। आई प्रॉमिस टू मीट कमल एट द एग्जीबिशन अ वीक आफ्टर, आंसर बताओ बच्चे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बिफोर। आफ्टर अ वीक।
हाँ ठीक है, लेटर, लेटर सही, बढ़िया, बहुत अच्छा। यूज लेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही रिटर्न होम आफ्टर द पार्टी, ठीक है। तो ये जो आफ्टर वर्ड है ना, ये हमारा है प्रेपोजिशन, और पार्टी जो है वो इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा हमने लिखा, ही रिटर्न होम आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर, आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर। अब हमने लिखा ना द पार्टी वॉज ओवर, ये एक क्लॉज है, तो ये आफ्टर वर्ड हमारा हो गया कंजंक्शन, ये कंजंक्शन हो गया, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता तो ये इसकी क्लॉज हो गई, द पार्टी वॉज ओवर, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। अब एक इसका यूज कर लेते हैं एज एन एडवर्ब, ही रिटर्न होम अ फ्यू डेज आफ्टर, ठीक है। अब जैसे हमने ये लिखा, अब ये जो हमने लिखा ना ये सेंटेंस, ही रिटर्न होम अ फ्यू डेज आफ्टर, ठीक है। अब इस आफ्टर को ना तो हम प्रिपोजिशन कह सकते हैं ना हम कंजंक्शन कह सकते। कंजंक्शन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता, अगर उसे यूज करोगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा था प्रिपोजिशन भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये प्रिपोजिशन होता तो इसके साथ में इसका कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता, ठीक है। तो ये एडवर्ब हुआ। व्हेन वेयर वाई हाउ के रिप्लाई जो होते हैं ना, व्हेन वेयर वाई हाउ के रिप्लाई होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो हमें आफ्टर को एडवर्ब मानना पड़ेगा क्योंकि प्रिपोजिशन है नहीं, कंजंक्शन भी है नहीं। लेकिन ध्यान देना ये एडवर्ब होता भी नहीं है। जब हमें अपकमिंग टाइम को रेफर करना हो, बाद में आने वाले टाइम को, तो उसके लिए लेटर का यूज क्या करो, अ फ्यू डेज लेटर। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, सर सेकंड में हैड रिटर्न नहीं होगा, कहां पे हैड रिटर्न नहीं होगा बेटा, चलो अभी देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो आफ्टर वर्ड होता है ये कंजंक्शन होता है, प्रिपोजिशन होता है, लेकिन जब फर्दर टाइम को रेफर करना हो तो उसके लिए एडवर्ब लेटर का यूज क्या करो, आफ्टर केवल प्रिपोजिशन कंजंक्शन होता है। हालांकि एक दो बच्चों ने इसमें आंसर लिखा वो सही है, उन्होंने लिखा कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, आई प्रॉमिस टू मीट कमल एट द एग्जीबिशन, ठीक है, आफ्टर अ वीक, तो आफ्टर अ वीक ठीक हो जाएगा, हम आफ्टर को प्रिपरेशन मान लेंगे, वीक उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे लिखो, अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है। तो आफ्टर को एज एन एडवर्ब यूज क्या करो, एज अ प्रिपरेशन यूज क्या करो, एज अ कंजंक्शन यूज क्या करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, आई एम एग्री दैट आर्कोलॉजिकल ट्रेजर शुड बी प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। ठीक है, बढ़िया, बहुत सही, ठीक है। चलो इसका ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, और बाकी मैं इसको थोड़ा समझा भी देता हूं, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे समझना, देखो, अगर हम कभी भी बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बनाकर यूज करें, बी की फॉर्म का मतलब इज एम आर वॉज वर, ये सब इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है। तो देखो होता क्या है, बी की फॉर्म के साथ में, बी की फॉर्म को हम हेल्पिंग वर्ब बना के या तो तब यूज करते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना हो। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओगे तो इसके साथ जो मेन वर्ब लिखोगे वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। या फिर हम बी की फॉर्म को तब भी यूज करते हैं जब हमें पैसिव वर्ब बनानी हो। अगर पैसिव वर्ब बनाने के लिए बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बनाओगे तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कभी किसी बी की फॉर्म को यूज करें सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बी की फॉर्म एम लिख रखी है और उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है एग्री। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म बी के साथ आ नहीं सकती, या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। क्योंकि बी की फॉर्म्स जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो या तो होती हैं पैसिव वॉइस की, या वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस की।
कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बनाओगे बी की फॉर्म को तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, पैसिव वॉइस में बनाओगे तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, अभी हमने लिख रखी है फर्स्ट फॉर्म, या तो हम इसे एग्रीइंग लिखें या हम एग्रीड लिखें। अच्छा, जो बच्चे पहले से जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो वो आगे ध्यान रखेंगे कि एग्री वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, क्योंकि ये वर्ब कोई डूइंग या हैपनिंग नहीं होती है, हमारी मेंटल स्टेट होती है। तो जो वर्ब्स हमारी मेंटल स्टेट डिस्क्राइब करते हैं उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, उसको हम आईएनजी फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, लिख थर्ड फॉर्म में भी नहीं सकते। थर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर मान लो हम इस वर्ब को पैसिव बना दें तो इस पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट आई हो गया। ठीक है, तो जो पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है और यही एग्री करने वाला पर्सन है। ठीक है, तो हम इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। दूसरा, इसका पैसिव नहीं बनने की वजह ये होती है कि वर्ब इंट्रांसिटिव होती है। एग्री वर्ब जो होती है वो इंट्रांसिटिव होती है, उसके साथ हमेशा हमें प्रिपोजिशन लिखनी पड़ती है। जो वर्ब्स इंट्रांसिटिव होते हैं उनके पैसिव नहीं बनता। तो इसका मतलब ना तो हम इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब वर्ब की फॉर्म को हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो अगर वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते तो इस एम को हटा दो। ठीक है, ये सही हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। आई डोंट लाइक इंग्लिश क्लाइमेट एंड आई डोंट लाइक इंग्लिश फूड ऑल्सो। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसका आंसर करो। आई डोंट लाइक इंग्लिश क्लाइमेट। ब्रजमोहन मिश्रा क्या लिख रहे हैं, अ वीक लेटर गलत है लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा। ब्रजमोहन भाई, ये तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो, पहले ये बताओ फिर मैं आंसर करूं। आर यू आस्किंग मी और यू आर टेलिंग मी? एम लिंकिंग भी तो है अगले। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, एग्री एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन प्रोनाउन भी नहीं है, वर्ब है ना। वास्तव में इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीखा नहीं है और बदतमीजी दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीखा साखा है नहीं इन्होंने। एम लिंकिंग वर्ब होती है तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं ना। अब तुम वर्ब लिख दोगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी तो मानना पड़ेगा। एम के बाद में अगर तुम वर्ब लिख दोगे, ठीक है, वो सही है बच्चे ब्रजमोहन। अगर हम लिख दें ना आफ्टर वीक, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। बहुत तुक्के मारते हो तुम लोग वास्तव में। आंसर बता दो इसका। अब देखो मैं समझाता हूं, इसे समझना। मैंने कहा आई वेंट टू शिमला एंड जयपुर ऑल्सो। आई वेंट टू शिमला एंड जयपुर ऑल्सो, मैं शिमला गया और जयपुर भी गया। ठीक है, अब होता पता है क्या, ये ऑल्सो का यूज हम करते हैं तब जब हमारी पहले से लिखी गई इंफॉर्मेशन हो पॉजिटिव। जैसे ये वेंट टू शिमला है, ये पॉजिटिव है। ठीक, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को कर दें नेगेटिव, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें आई डिड नॉट गो टू शिमला, ठीक है, एंड अब हमें ये लिखना है आई डेंट गो टू शिमला, मैं शिमला नहीं गया और जयपुर भी नहीं गया। अब हमें एडिशनल टू स्टेटमेंट लिखना है। एग्री के साथ प्रिपोजिशन क्यों नहीं आया? बेटा एग्री के साथ प्रिपोजिशन तब आती है जब तुम उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखोगे, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, कोई नाउन प्रोनाउन लिखा नहीं इसलिए प्रिपोजिशन नहीं आएगी। जब कोई नाउन प्रोनाउन लिखोगे तो प्रिपोजिशन आएगी। ठीक है, दैट क्लॉज जो होती है वो प्रिपोजिशंस की ऑब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बच्चा कह रहा है थोड़ा सा फास्ट पढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, आज फास्ट नहीं पढ़ेंगे, आज धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अगली क्लास में फिर फास्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार फास्ट एक बार स्लो ऐसे। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं ना आई डेंट गो टू शिमला, तो ये मीनिंग नेगेटिव हो गया। अब पता हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई डेंट गो टू शिमला एंड आई डेंट गो टू जयपुर इधर, एक ऑप्शन। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग जहां पे होता है ना, जैसे डेंट नेगेटिव मीनिंग है तो ऑल्सो की जगह यहाँ पे इधर यूज होगा। या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है नीदर डिड आई गो टू जयपुर। ये एक एडिशन टू स्टेटमेंट होता है कॉन्सेप्ट, जो बच्चे क्लास में पढ़े हैं एनकॉम बैच में या मुखर्जी नगर पढ़े, उन्होंने तो घर पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन टेक के बाद में इसे पढ़ाता हूं।
बाकी मान लो कोई बच्चा वहां नहीं पढ़ा है और फिर इस बैच में लर्निंग कर रहा है, तो मैं उसको बता देता हूँ, एक हमने यूट्यूब पे वीडियो भी इसका डिस्कस कर रखा है एडिशन टू स्टेटमेंट का, ठीक है। कि मान लो कोई एक नेगेटिव सेंटेंस है, आई डेंट गो टू शिमला। अब इसी से रिलेटेड हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि असर्टिव फॉर्म सेंटेंस की लिखो नॉट नेगेटिव मीनिंग के साथ में, और ईदर का यूज करो। ईदर का मतलब ऑल्सो हो जाता है नेगेटिव में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि नीदर या नॉर एडवर्ब का यूज करके सेंटेंस में शुरू लिखो और फिर उनके साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो, नीदर डिड आई गो टू जयपुर। तो इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा, आई डेंट गो टू शिमला, ठीक है, एंड नीदर डिड आई गो टू जयपुर, या लिखना पड़ेगा आई डेंट गो टू जयपुर ईदर, ठीक। अगर ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, ठीक है, तो एक ऑप्शन वो लिखा, आई वेंट टू शिमला एंड जयपुर ऑल्सो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, आई वेंट टू शिमला, यही हो पाएगा, खैर ऑल्सो ही हो पाएगा, और कुछ हो नहीं पाएगा इसमें। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने लिखा आई डोंट लाइक इंग्लिश क्लाइमेट, ये मीनिंग नेगेटिव हो गया। अगर ये मीनिंग नेगेटिव हो गया तो ये ऑल्सो आएगा नहीं, क्योंकि ऑल्सो का यूज होता है पॉजिटिव मीनिंग में एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। मीनिंग नेगेटिव है, तो यहाँ पे तुम एक काम करो, इधर लिखो। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑल्सो का यूज करा करो पॉजिटिव मीनिंग में, नेगेटिव मीनिंग उसकी जगह लिखा करो क्या नाम, इधर। कुछ बच्चे इसमें टू कह रहे थे, ये नेगेटिव लिख देना तो वहां पे टू भी नहीं आएगा, ये इधर ही लिखना, ठीक है। हाँ, अगो लिख सकते हो बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हो। अ वीक अगो लिख सकते हैं, वीक आफ्टर नहीं लिख सकते, अ वीक अगो लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, क्या आ गया स्क्रीन पे, माउस कहाँ गया? बे स्क्रीन, माउस कहाँ चला गया? एक मिनट, तुम लोग जब, एक काम करता हूँ मैं, तुम लोगों के अलग क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है। मुझे माउस ढूंढना पड़ेगा, स्क्रीन पे कुछ ऑब्जेक्शन आ गया। 7th 8th क्वेश्चन देखो तो एक बार, मैं माउस ढूंढता हूँ, ये रहा। चलो, ये क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ ब्यूटीफुल एंड ओल्ड चर्च इन द सेंटर ऑफ द टाउन। आंसर बताओ इसका। देयर इज अ ब्यूटीफुल एंड ओल्ड चर्च इन द सेंटर ऑफ द टाउन। कैट माउस, हाँ ठीक है, कैट माउस सही है। टू भी पॉजिटिव में लिखा करो बेटा, टू भी पॉजिटिव में लिखा करो, ठीक है। माई फादर लाइक्स स्वीट्स एंड आई टू, तो टू भी पॉजिटिव में लिखा करो, ऑल्सो भी। ओल्ड से पहले एंड नहीं आएगा, बढ़िया। मिडिल, एट द सेंटर, रिमूव एंड, मिडिल ऑफ द टाउन, मिडिल इन द प्लेस ऑफ, हाँ बढ़िया। रिमूव एंड, बढ़िया, हाँ सही है। एंड नहीं आएगा, एट द सेंटर ऑफ, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, सबसे पहले तो वो बच्चे जो मिडिल कह रहे हैं मैं उनको समझा दूं, ठीक है। हाँ, मिडिल वालों को सबसे पहले समझा देता हूँ। देखो होता क्या, हाँ, जैसे ये एक रिवर हो गई या एक रोड हो गया, अब इसमें दो साइड हैं, एक साइड हो गई ए, एक साइड हो गई बी। इन दोनों साइड के बीच में अगर कुछ है तो वो है मिडिल। तो मिडिल का मतलब होता है बिटवीन द टू साइड्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिटी को रिप्रेजेंट करें तो हम सिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिटी को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब उसमें दो साइड नहीं होती, बात सीधी सी है। तो हम सिटी के लिए मिडिल नहीं यूज कर पाएंगे, सिटी के लिए हमें सेंटर यूज करना पड़ेगा, एक चीज। उसके बाद में वो बच्चे जो कह रहे हैं कि एट आएगा इनकी जगह, मैं उन्हें भी समझा देता हूँ। देखो, सेंटर का मतलब हम क्या मानते हैं, एक ऐसे पॉइंट जहां पे जाके सारी चीजें कन्वर्ज हो जाती हैं, मतलब जहां पे जाके हर एक चीज मतलब इकट्ठी हो जाती है। तो ये अगर सेंटर कोई पॉइंट है, तब तो हम वास्तव में इसके लिए एट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम सिटी के किसी ऐसे सेंटर की बात कर रहे हैं जहां पर ओल्ड चर्च है या जो भी है, तो ऐसा नहीं कि वो जो चर्च है वही सेंटर है। सेंटर का मतलब है हमने एक पर्टिकुलर एरिया है उसको सेंटर कह रहे हैं। मान लो ये इतनी बड़ी सिटी है, मान लें अगर हम ये इतनी बड़ी सिटी है, और कंपेटिवली सिटी के कंपैरिजन में हमने सेंटर ये मान लिया। अब इसमें चर्च भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि चर्च केवल एक पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर बिल्डिंग चर्च है उसी को हम सेंटर कह रहे होंगे। सेंटर का मतलब होगा दैट एरिया। सिटी सेंटर वगैरह नहीं होते शहरों में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर होते हैं, सिटी सेंटर होते हैं। तो सिटी सेंटर या डिस्ट्रिक्ट सेंटर किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को नहीं कहा जा रहा था, एक पर्टिकुलर एरिया को कहा जा रहा था। उस एरिया में बहुत सी बिल्डिंग एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर वो जो हमने इन लिखा वो भी सही है, इन भी सही है, सेंटर भी सही है। दिक्कत पता है क्या है? ये एंड हटाना है।
जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि एंड रिमूव करना है, उनका आंसर सही है। ठीक। आ, अच्छा, अनदर, ये जो हमने यहाँ पे एंड रिमूव किया है, इसकी वजह अपनी समझ लेना। इसकी वजह देखो क्या होती है। अगर हम कभी किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक मिनट ऐसा लिख लो, ही वॉज हंग्री टायर्ड। ठीक है, ही वॉज अ हंग्री एंड टायर्ड मैन, ऐसे लिखा। ठीक है। अब ये जो दो एडजेक्टिव हमने यूज किए ना, हंग्री एंड टायर्ड, ये हमने लिंकिंग वर्ब के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। अगर हम कभी किन्हीं दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को किसी लिंकिंग वर्ब के साथ में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करें, तो उनको हमेशा कंजंक्शन से कनेक्ट करके लिखा करो। तो इसको लिखो, ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, ऐसे। अच्छा, अगर हम किसी नाउन के साथ में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को यूज करें, पहले लिख के एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मैन है और हंग्री और टायर्ड उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर हम दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को किसी नाउन के साथ यूज करें उसे डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूटिवली, तो फिर उन्हें कंजंक्शन से कनेक्ट मत किया करो। ठीक है। तो ये इससे ऐसे लिखना पड़ेगा, ही वॉज अ हंग्री टायर्ड मैन। ठीक। हालांकि कई बार हम उन्हें एंड से कनेक्ट भी कर देते हैं, वो तब कब करते हैं वो भी समझ लो। ही वॉज अ वीक फ्रेल मैन। ठीक है। डबल एडजेक्टिव हो जाएगा, हो जाने दो बेटा, डबल एडजेक्टिव होना क्या गलत होता है? क्यों मूर्खता वाली बातें कर रहे हो? क्या ऐसा होता है कि हम दो एडजेक्टिव लिखेंगे तो एक साथ में गलत हो जाएगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वीक लिखा है, ये फ्रेल लिखा है, दोनों एडजेक्टिव है। अच्छा, वीक का मतलब भी कमजोर होता है, और फ्रेल का मतलब भी होता है जिसकी एनर्जी खत्म हो गई, जो कमजोर हो, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ ना बची हो। तो अगर हम ये देखें तो ये दोनों एडजेक्टिव हमने एट्रीब्यूटिवली यूज किए मैन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव एक ही टाइप की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को। तो अगर हम कभी किसी नाउन के साथ में दो या दो से ज्यादा ऐसे एडजेक्टिव यूज करें जो उसके किसी एक कॉमन क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हो, तो फिर उनको कंजंक्शन से कनेक्ट करके लिखा करो। तो फिर से एक बार समझ लो, वो एक देखो, पता नहीं वो क्या कह रहा है कि डबल एडजेक्टिव हो जाएगा, हो जाने दो बेटा, डबल एडजेक्टिव होना गलत थोड़ी होता है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि डबल एडजेक्टिव हो जाएगा तो गलत हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना, डबल एडजेक्टिव तो गलत हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन से, इन तीन क्वेश्चन से हमने जो सीखा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर हम किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज करें उस लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उन्हें कंजंक्शन से कनेक्ट किया करो। अगर हम कभी किसी नाउन के साथ में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को लिखकर यूज करें एट्रीब्यूटिवली, ना कि एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो फिर उनको एंड से कनेक्ट मत किया करो। हालांकि एट्रीब्यूटिवली यूज किए गए एडजेक्टिव्स को भी हम एंड से कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो एडजेक्टिव किसी नाउन की सेम क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हो। जैसे वीक और फ्रेल जो है ना, वो उस पर्सन की फिजिकल वीकनेस शो कर रहे हैं, फिजिकल वीकनेस को डिस्क्राइब करने के लिए दोनों एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, तो इनको एंड से कनेक्ट कर दो, ये आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इफ कमल इज बिजी गेट अनदर मैन टू डू द जॉब। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इफ कमल इज बिजी गेट अनदर मैन टू डू द जॉब। कमेंट और आंसर्स। वास्तव में भाई तुम में से लोग कुछ बहुत ढीठ हैं, बहुत ढीठ हैं। मतलब तुम अगर सीखना नहीं चाहते हो तो तुमने यार ज्वाइन क्यों कर लिया वैसे, तो बताओ। हाँ, कुतर्क करते हो। अब मैं इस तरीके से अगर हर एक कमेंट का आंसर करता रहूंगा ना तो बहुत टाइम जाएगा, वास्तव में कुछ तो अपनी तरफ से सोचा करो। मैं बताता हूँ इसमें देखो एरर क्या है। हालांकि एक हमारा यूट्यूब पे वीडियो है अदर एंड द अदर, जिसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है, उसमें ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है। मैं फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखो, मान लो कोई पर्सन है, वो एक काम कर रहा है ए, ठीक है, ये पहले से काम कर रहा है, इसके साथ में हम किसी और को ले आए और वो भी काम करने लग गया, ठीक है, तो ये अनदर हो गया। अनदर का मतलब एडिशनल, ठीक है। जैसे हमने कहा आई विल हैव अनदर पीस ऑफ केक। अगर मैं लिख दूं आई विल हैव अनदर पीस ऑफ केक,
ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि मैं पहले से एक पीस ऑफ केक खा चुका हूं। इसका मतलब ये मानना पड़ेगा, एक खा चुका हूं या ज्यादा खा चुका हूं वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब हम पहले से केक खा चुके हैं। तब हम ये लिख रहे हैं आई विल हैव अनदर पीस ऑफ केक। अनदर का मतलब एडिशनल, पहले से ही कुछ और है उसमें कुछ और ऐड कर दिया, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं आई विल हैव समथिंग एल्स, आई विल हैव समथिंग एल्स, तो समथिंग एल्स का मतलब होता है कि जो हमें ऑफर किया जा रहा है। मान लो कोई हमें केक खाने के लिए कह रहा है और मुझे केक नहीं खाना, तो मैं कहूंगा आई विल हैव समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब एक्सक्लूडिंग केक होता है, पता है क्या? जैसे ये नाउन वगैरह में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में कि ये मान लो बहुत से लोग हैं, ठीक है, और हमें इन सबको रेफर करना है, किसी भी वजह से हमें इन सबको रेफर करना है, तो हम कह देंगे एवरीबडी, आई नो एवरीबडी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। एवरीबडी का मतलब टोटल जितने हैं वो सबके सब। अब मान लो इसमें से कुछ लोग ऐसे हों, मान लो ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, ये सारे लोग हैं और मैं सबको जानता हूं, टोटल को जानता हूं, तो मैं कह दूंगा आई नो एवरीबडी। लेकिन अगर मान लो इसमें से एक छोटा ग्रुप ऐसा हो लोगों का जिन्हें मैं ना जानता हूं, तो मैं एवरीबडी तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो टोटल को तो मैं जानता नहीं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं जानता। मान लो टोटल ए हो गया और ये इसका ग्रुप बी हो गया, बी एक सब ग्रुप है जिन्हें मैं नहीं जानता। अब मैं एवरीबडी नहीं कह पाऊंगा, अब मुझे कहना पड़ेगा एवरीबडी एल्स, आई नो एवरीबडी एल्स। तो जब हम एल्स लिख देंगे ना, तो इसका मतलब हमने इसमें से किसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब रिमूव कर दिया। ठीक। तो जब हम एवरीबडी एल्स लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस बी, ए एक्सक्लूडिंग बी, कि ए में से बी को एक्सक्लूड कर दिया, फिर जो बचा उन्हें रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम समथिंग एल्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो चीज हमें ऑफर की जा रही है ना, हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब उसको हटा दिया, बाकी चीजों को रेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर वो भी साथ में रहे और बाकी चीजों को ऐड कर दें तो फिर अनदर यूज करना पड़ेगा। तो अनदर का मतलब होता है एडिशनल, लेकिन जब हमें एडिशनल नहीं सब्सट्रैक्शन शो करना तो एल्स लिखा करो। अब हमने कहा इफ कमल इज बिजी, अगर कमल बिजी है, गेट अंदर मैन, तो किसी और पेन को पकड़ लाओ। तो और का मतलब क्या हुआ, कमल को एक्सक्लूड कर दो, फिर उसके बाद जो बचे उन्हें रेफर करना है। तो अनदर मैन ना लिख के इसको लिखो समवन एल्स या समबडी एल्स, समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब समझना, समवन एल्स का मतलब हो गया एक्सक्लूडिंग कमल, कमल को छोड़कर बाकी जो बचे उनमें से कोई। ठीक है। अच्छा, मान लो हम कमल को पहले बुला लाए, फिर इसके बाद में किसी और को बुला रहे हैं, तो हमें अनदर लिखना पड़ेगा। ठीक। तो एक्सक्लूजन जहां पे शो करना हो ना, एक्सक्लूजन, वहां पे यूज क्या करो, एल्स। तो ये आंसर है इसका। 9-10 देखो। द फॉलोइंग डे देयर फादर सडनली अनाउंस देम दैट ही वाज लिविंग, आई हैव बीन ऑफन आस्क्ड व्हाई चूज हिज दिस करियर। ठीक है। 9th का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9th का बच्चे आंसर बताएं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। द फॉलोइंग डे देयर फादर सडनली अनाउंस देम दैट ही वाज लिविंग। हिज आएगा कैसे बेटा? तुम्हें पता है कि जिसके फादर ने बात कही वो पर्सन एक ही है, हो सकता है 4-5 बच्चे हों। एक बच्चा कह रहा था फादर डे आएगा, हद है भाई तुम्हारी। द प्रीवियस डे आएगा, पागल। 8 में अदर रॉन्ग है बेटा, 8 में अदर रॉन्ग है। दो आंसर सही आ गए हैं, हालांकि दो नहीं, वो एक ही नहीं, दो हैं। हाँ, देखो मैं बता देता हूं। अनाउंस वर्ब इंट्रांसिटिव होती है और इसके साथ में प्रीपोजिशन टू लिखो, अनाउंस टू देम। इसको ऐसे लिखो, द फॉलोइंग डे देयर फादर सडनली अनाउंस टू देम दैट ही वाज लिविंग। यहां पे और इसको ऐसे समझना, जैसे हमने लिखा ही अनाउंस्ड, ये हमने वर्ब लिखी ही अनाउंस्ड, अब ये इसके बाद में हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब एक चीज सोचो अपने आप की, इस ब्लैंक को हमें फिल करना है, क्या यूज करोगे इसमें, व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई। ठीक है। तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा व्हाट का रिप्लाई, जैसे ही अनाउंस्ड व्हाट, व्हाट डिड ही अनाउंस। हुम का रिप्लाई नहीं, व्हाट का, क्योंकि जब कोई पर्सन टोल्ड लिख रहा है, लिख लो। अब जो तुम्हें, मुझे जो कहनी है मेरी सुन लो, बाकी तुम मानोगे तो हो नहीं किसी की, तुम्हें तुक्के मानने जरूर है। अब वो कह रहा है टोल्ड देम, अरे भाई टोल्ड देम क्यों लिख दोगे? कभी किसी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चेंज करके मीनिंग मत चेंज किया करो भाई मेरे, मान जाओ। किसी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज करके उस सेंटेंस को सही नहीं किया जाता। ठीक है। मीनिंग चेंज कर देने से सेंटेंस भले तुम सही कर लो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है और वो सेंटेंस गलत माना जाएगा।
अब होता क्या, जैसे हमने लिखा ही अनाउंस्ड, व्हाट डिड ही अनाउंस, क्या अनाउंस किया उसने, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्ब जो होती है ना, ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब होती है, व्हाट के लिए ट्रांसिटिव होती है। मोनोट्रांसिटिव का मतलब ऐसी वर्ब जो केवल एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगी, ठीक है। तो ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब होती है और इसका ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट का रिप्लाई होता है। अब हम देख रहे हैं कि जो देम हमने लिखा वो व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं, अगर व्हाट का रिप्लाई नहीं है तो अनाउंस का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, टू प्रिपरेशन लिखो। तो बाकी चाहे अपना ये ध्यान रखना, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, तो ये सही है। ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है। ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ठीक। रिटायरमेंट व्हाट का रिप्लाई है, लेकिन अगर मैं लिख दूं ही अनाउंस्ड हिज फैमिली, तो ये गलत है, क्योंकि फैमिली हुम का रिप्लाई है, फैमिली का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो अनाउंस वर्ब को व्हाट के लिए ट्रांसिटिव होती है, हुम के लिए इंट्रांसिटिव होती है। जब इसका पर्सन लिखते हो तो टू प्रेपोजिशन के साथ लिखा करो। एक्चुअल में जब हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो हमारी अनाउंसमेंट को रिसीव कौन करते हैं, वो रेसिपिएंट होते हैं, उनके साथ में प्रीपोजिशन टू लिखा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। आई हैव बीन ऑफन आस्क्ड व्हाई आई चूज दिस करियर। नेक्स्ट का आंसर बताओ बच्चे। सतीश कुमार कह रहे हैं देवर लिविंग आएगा। देवर लिविंग का मतलब ही वॉज लिविंग, मतलब उसके पिताजी ने, मतलब उन लोगों के पिताजी ने उन्हें अनाउंस करके बताया कि वो लोग जा रहे हैं। अल्लाह, अच्छा, मतलब जो जा रहे हैं वो बताएंगे कि उनके पिताजी उन्हें बताएंगे। हद है यार तुम्हारी। चलो मौज लो, ठीक है, अच्छा है। अनाउंस दैट भी सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसा लिख दें ना, अनाउंस दैट ही वॉज लिविंग, तो ये सही है। वो जो दैट क्लॉज है ना, वो ये अनाउंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बढ़िया। आई हैव बीन ऑफन आस्क्ड व्हाई आई चूज दिस करियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है। ये शायद कॉन्सेप्ट एक बार पहले भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। ये जो ऑफन है, एवर है, सेल्डम है, नेवर है, ऑलवेज है, ठीक है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इन्हें यहां लिखो, ऐसे लिखो, आई हैव ऑफन बीन आस्क्ड। आई हैव ऑफन बीन आस्क्ड का मतलब ये मुझसे अक्सर पूछा जाता है, व्हाई आई चूज दिस करियर, कि मैंने ये करियर चूज क्यों किया, ठीक है। हम्म चूज दिस करियर के बाद आएगा, अच्छा ऐसे आएगा, व्हाई आई दिस करियर चूज, ये आएगा, ठीक है भाई गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। सामने पड़ गया ना, वास्तव में बहुत मारूंगा। वो एक कह रहा है कि ये जो चूज वर्ब है ये दिस करियर के बाद आएगी, क्या, दूसरे की सुन लिया करो ध्यान से। चलो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट का आंसर बताओ। शी अराइव्ड द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू कैच द ट्रेन। हाँ बिल्कुल बच्चा, इनडायरेक्ट इसमें जो पढ़ाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये कॉन्सेप्ट होता है अनाउंस वाला, हाँ सही है। मैं कहता हूं बार बार रिवीजन करते रहा करो बच्चे। बढ़िया, बहुत अच्छा। ऑफन बीन आस्क्ड होगा, हाँ बिल्कुल बच्चे। एट द स्टेशन, कुछ बच्चे बता रहे हैं ऑन टाइम, चलो इनका भी मैं समझा दूंगा। हाँ बढ़िया है, कमेंट करा करो, आंसर कमेंट करो। आस्क्ड भी तो वर्ब है, अच्छा है ये बढ़िया क्या तुमने बता दिया, मैं तो मुझे पता ही नहीं था, मैं भूल गया था। देखो, जो तुम लोगों के कमेंट आ रहे हैं ना, इसमें दो तरीके के कमेंट है, मतलब हमें लग रहा है दो ही तरीके के टोटल आंसर ही हैं। अच्छा, एक अपना है वो कह रहा है कॉट, टू कॉट द ट्रेन, वो तो खैर अलग दुनिया के वासी हैं, उनके तो खैर क्या कहने, ठीक है, टू कॉट द ट्रेन। बट इसमें जो दो आंसर आ रहे हैं सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मतलब 50-50% लगभग वही आ रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे ने हालांकि रीच लिखा है, सही है, रीच लिख देंगे तो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अराइव के साथ एट आएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऑन टाइम आएगा, ठीक है। अब मैं देखो पहले दोनों समझा देता हूं। मान लो कोई एक हमारी टाइमलाइन हो गई ऐसे, ये टाइमलाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये टाइम है, ये फ्यूचर है, अब बर्ड जो है वो फ्यूचर है। इस पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के कोई काम होगा, चाहे शादी होगी, चाहे बारात होगी, चाहे मैच होगा, चाहे ट्रेन आएगी, चाहे ट्रेन जाएगी, चाहे मूवी शुरू होगी, चाहे कुछ भी होगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये हो गया ऑन टाइम। मतलब जो हमने पॉइंट शेड्यूल कर दिया ये है ऑन टाइम, शेड्यूल्ड, ये ऑन टाइम है। अब मान लो कोई भी टाइम का ऐसा पॉइंट जो इसके बाद है,
बाद का मतलब बियॉन्ड, ये जो हमने शेड्यूल किया ना इसके बाद में कुछ भी है बियॉन्ड है, ठीक है, तो वह आउट टाइम, उसे हम कहेंगे आउट टाइम। आउट टाइम कहेंगे या कहेंगे लेट टाइम, लेट भी कह सकते हैं, लेट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो हमने टाइम शेड्यूल किया है इससे पहले का कोई पॉइंट हो टाइम का, इससे पहले किसी भी टाइम, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो हम इसे कहेंगे इन टाइम। इन टाइम का मतलब अर्ली, तो इन टाइम का मतलब क्या, विद इन, विद इन। तो जैसे ये हमने पॉइंट एक मार्क कर दिया, ये हमारा डिसाइडेड टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है, तो इसको तो हम कहेंगे ऑन टाइम। अच्छा, इससे पहले कुछ भी है तो इन टाइम, इसके बाद कुछ भी है तो ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब आउट टाइम, आउट टाइम का मतलब लेट, और इन टाइम का मतलब अर्ली। तो वो जो मार्क किया गया हमारा पॉइंट है जिसको हमने शेड्यूल किया, उससे पहले का कोई भी पॉइंट है तो हमें उसे इन टाइम कहना पड़ेगा, बाद का ऑन टाइम कहना पड़ेगा, ठीक है, वो आउट टाइम कहना पड़ेगा। जब ये बात समझ में आ जाए तो ये जो हमने इन टाइम लिखा है ना, ये सही है। क्योंकि शेड्यूल्ड लोगों का आना नहीं होता, शेड्यूल्ड ट्रेन का आना, ट्रेन का जाना होता है। तो ट्रेन आती है शेड्यूल से, जाती है शेड्यूल से, तो हम उसके लिए ऑन टाइम का यूज करेंगे, द ट्रेन इज ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब एट शेड्यूल टाइम। लेकिन जो लोग आते हैं ट्रेन से आने जाने के लिए, उनका टाइम शेड्यूल नहीं होता, उनको उसके रेस्पेक्ट में पहले आना पड़ता है। तो अगर हम किसी स्टैंडर्ड से रिलेट करें किसी टाइम को, तो हमें इन टाइम या आउट टाइम का यूज करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से सही है, ठीक है। दिक्कत ये है कि इसमें अराइव वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, उसके साथ में ये ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक। अब होता है क्या, अराइव वर्ब के साथ हम दो तरीके की प्रिपरेशन यूज करते हैं। एक हम प्रिपरेशन इसके साथ यूज करते हैं एट, और एक हम यूज करते हैं इन, ठीक है। ये हमने पिछले किसी लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो प्लेसेस पॉइंट होते हैं उनके साथ में प्रिपरेशन एट आती है, जो बड़ा रीजन एरिया होते हैं उनके साथ इन आते हैं। स्टेशन एक पॉइंट है तो इसके साथ प्रिपरेशन एट आएगी। और प्रिपोजिशन लिखना बी पार्ट में, क्योंकि जो प्रिपोजिशन है वो अराइव्ड के साथ नहीं आती, वो तब आती है जब हम उसके साथ कोई नाउन लिखते हैं। अगर हम कोई नाउन ना लिखें तो फिर हमें प्रिपोजिशन नहीं लिखनी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर ये वर्ब, ये सेंटेंस ऐसे होता, शी अराइव्ड जस्ट इन टाइम, ठीक है, तो ये सही होता। तो जो हमें प्रिपोजिशन लिखनी है वो अराइव्ड के साथ नहीं लिखनी, वो स्टेशन के साथ लिखनी है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन करेक्ट किया जाएगा वो बी ऑप्शन में होगा, ना कि ए ऑप्शन में, ठीक है। हाँ अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो चुका है, बढ़िया। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था ये एक्सप्लेन हुआ होगा, लेकिन चलो हो गया तो अच्छी बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12। द बुक इज कंसर्न्ड विद इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज एज चाइल्ड अब्यूज एंड वुमेन राइट्स। आंसर बताओ बच्चे इसका। हाँ, कंट्री के साथ इन आता है। अराइव के साथ अगर हम कोई कंट्री लिख देंगे तो प्रिपरेशन इन आएगी, ठीक है। कंट्री जो होती है बड़ा रीजन होती है, बड़ा एरिया होती है, उसके साथ प्रिपरेशन इन लिखा करो। इन इंडिया, ही अराइव्ड इन इंडिया, ऐसे। हाँ, बढ़िया। देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, इसका आंसर एक तो ये है कि तुम लाइक लिखो, या एक दूसरा ऑप्शन है लाइक नहीं लिखना चाहते हो तो सच एज लिख दो, ठीक है। और इसको ऐसे समझना, जब हमें किसी टाइप के एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस करने हो तो वहां पे लाइक प्रिपरेशन का या फिर सच एज का यूज क्या करो, सच एज, ठीक है। जैसे हमने लिखा द बुक इज कंसर्न विद इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज, तो हमने कहा बुक जो है वो इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। अब कैसे सोशल इश्यूज, तो हमने कुछ एग्जांपल लिख दिए सोशल इश्यूज के, एक हो गया चाइल्ड अब्यूज, एक हो गया वुमेन राइट्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स के लिए सच एज का या फिर लाइक का यूज क्या करो, द बुक इज कंसर्न विद इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज चाइल्ड अब्यूज एंड वुमेन राइट्स, या द बुक इज कंसर्न विद इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक चाइल्ड अब्यूज एंड वुमेन राइट्स। एज का यूज मत क्या करो, एज का यूज क्या करो एक्शन की सिमिलरिटी शो करने के लिए, एक्शन, ठीक है। जैसे ही वॉक्स एज हिज फादर डज, कि वो उस तरीके से चलता है जैसे उसके पिताजी चलते हैं। तो ये हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, एग्जांपल नहीं दे रहे, ये हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, उसके चलने का तरीका और उसके पिता का चलने का तरीका सेम है। तो सिमिलरिटी एक्शन के शो करनी होती है तो एज लिखा करो, लेकिन जब किसी चीज के एग्जांपल देने हो तो फिर लाइक या सच एज का यूज क्या करो, ठीक है। जैसे हमें वहां पे इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज के एग्जांपल लिखने, तो या तो लाइक लिखो या सच एज लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई टू अवॉइड अराउजिंग एंगर एंड फियर अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। एक मिनट, आफ्टर यू विल लीव वी शैल राइट टू यू एवरी। पैसिव वर्ब हाउ इज जस्टिफाइड। सीखो बेटा, ये बात सीखो कैसे जस्टिफाइड। हाँ, टू नहीं, एज और लाइक प्रिपरेशन है। बिल्कुल सही बच्चा।
बढ़िया, बहुत सही है। अब देखो, हाँ ठीक है, ये तो सही है, ट्राई टू अवॉइड अराउजिंग, ये बिल्कुल सही है। अवॉइड वर्ब के साथ में हमेशा जेरेंड लिखा करो, ठीक है, ये अपना ध्यान रखना, जब कोई कॉन्सेप्ट आएगा ऐसा तो हम समझा देंगे। अभी एरर पता है क्या, मान लो ये बहुत से लोग हैं और ये सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, ठीक है, और इन बच्चों की भीड़ में एक कोई पर्सन है, मैन है, ठीक है, तो हम कहेंगे द मैन इज अमंग चिल्ड्रन। अमंग चिल्ड्रन का मतलब वो इनके ग्रुप के बीच में है, इनसे सेपरेट है लेकिन है इनके ग्रुप के बीच में। अमंग का मतलब ये होता है, बिटवीन का भी मतलब लगभग यही होता है। तो बिटवीन और अमंग का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को रेफर करना होता है जो उन लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरीके से लिख दें अमंग द चिल्ड्रन, तो ये मीनिंग गलत हो गया, क्योंकि जो एंगर है और फियर है वो उनकी क्वालिटी है, जो बच्चों की स्टेट होती है। मतलब एंग्री स्टेट जो होती है, एंग्री एडजेक्टिव होता है, स्टेट डिस्क्राइब करता है। अफ्रेड भी एडजेक्टिव होता है, स्टेट डिस्क्राइब करता है। तो ये जो क्वालिटीज हैं फियर एंड एंगर, ये उन बच्चों के अंदर होती है, मतलब अंदर का मतलब उनकी स्टेट है। अच्छा, जो बच्चे पहले से जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो वो आगे ध्यान रखेंगे कि स्टेट के लिए प्रिपरेशन इनका यूज क्या करो। जब किसी चीज की स्टेट को रेफर करना हो या स्टेट से किसी चीज को रिलेट करना हो तो प्रिपोजिशन इन लिखा करो। जैसे कि हमने लिखा आई एम इन कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन हमारी मेंटल स्टेट हो गई। या मैंने लिखा इन ओल्ड एज, ओल्ड एज हमारी फिजिकल स्टेट हो गई। या हमने लिखा इन पॉवर्टी, पॉवर्टी हमारी इकोनॉमिकल स्टेट हो गई, ठीक है। या हमने लिखा आई एम इन गुड हेल्थ, तो हेल्थ भी हमारी फिजिकल स्टेट हो गई। तो स्टेट को जब रेफर करना हो या स्टेट से किसी चीज को रिलेट करना हो तो उसके लिए प्रिपरेशन इन लिखा करो, ठीक है। हाँ, अगले में आ जाओ, आफ्टर यू विल लिव वी शैल राइट टू यू एवरी डे। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। राहुल बच्चे, अगर हम 11th में अराइव्ड की जगह रीच लिख देंगे तो वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन करेक्शन क्या करो, बाद वाला। तुम लोग पता नहीं मेरी बात समझ नहीं पाते हो या मान नहीं पाते हो, क्या दिक्कत है। जब कभी तुम्हें लगे कि हम किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं तो हमेशा बाद वाला करेक्शन क्या करो। आफ्टर यू विल लिव वी शैल राइट टू यू एवरी डे, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, ये तो आसान है। हाँ ठीक है, बढ़िया। देखो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आफ्टर जो होता है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और ये मेन क्लॉज है। अगर हम कभी किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करें तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखा करो, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, आफ्टर यू लिव वी शैल राइट टू यू एवरी डे, ठीक है। तो ये हमारे टेंस का बड़े कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर अब नहीं कहेंगे लेकिन कॉमन है। अगले क्वेश्चन देखो, आई हैव ऑलवेज द फीलिंग दैट शी एंजॉयज टीचिंग अस। इसका आंसर सही आना चाहिए, इसका आंसर सही आना चाहिए। सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करें सही। हाँ, विल नहीं आएगा, बिल्कुल सही बच्चे। अच्छा, काफी बच्चे होते हैं जो रात के टाइम भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। फायदा उठाना चाहिए हमें इन चीजों का, नेट है और ये अवेलेबिलिटी है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। बस थोड़ा सा सेंस का भी यूज करना चाहिए, पढ़ने लिखने की आदत डालनी चाहिए, सोचना चाहिए। सोचने की आदत बच्चों में थोड़ी सी कम रहती है। आंसर सही है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो हमने हैव लिखी ना, हमारी मेन वर्ब है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, इनकी इनका यूज हमें मेन वर्ब से पहले करना चाहिए। अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब होता और बाद में कोई मेन वर्ब लिखी होती तो ये सही होता, लेकिन ये खुद ही मेन वर्ब है तो इससे पहले लिखो, आई ऑलवेज हैव द फीलिंग। हैव मेन वर्ब है तो इसलिए पहले लिखो, ठीक है। हाँ, सबका आंसर लगभग यही है, अच्छी बात है। नेक्स्ट का आंसर बताओ, ही अप्रोच टू माई टेबल एंड टूक अ सीट अपोजिट मी। एक बच्चा देखो, एक एक बच्चा है इसमें, मोहित नाम है बच्चे का, मोहित जौहरी। हम्म और इसने बच्चे ने दो बार एक ही कमेंट अपना आंसर किया है, और ये बच्चा ये कह रहा है कि यहाँ पर एंजॉयज टीचिंग अस की जगह हरसेल्फ आएगा। मोहित बहुत मारूंगा, ठीक है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना तो हम वहां पे इसलिए डिटेल में समझा देते हैं कि एंजॉय वर्ब ट्रांसिटिव होती है। ट्रांसिटिव वर्ब होने का मतलब इसका हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख लिया करो। अभी हम देख रहे हैं कि एंजॉय वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है, टीचिंग अस। तो ये जो जेरेंड है ना, वो इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें नहीं लिखना, अगर टीचिंग अस नहीं लिखा होता तो हम हरसेल्फ लिख देते। अभी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो मत लिखो बच्चे, तुम पढ़ी लिखी चीजों में भी गलतियां कर लेते हो। रिवीजन क्या करो टाइम से, अच्छे से। 16th क्वेश्चन का ज्यादातर बच्चे आंसर सही बता ही रहे हैं, ठीक है। देखो, ये अप्रोच वर्ब जैसे हमने लिखा, ही अप्रोच्ड, उसने अप्रोच किया। हुम डिड ही अप्रोच, किसको अप्रोच किया बताना पड़ेगा।
ऐसी वर्ब जिनके बाद हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखना पड़े वो ट्रांसिटिव होती हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद में डायरेक्ट उनका ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, ना कि प्रेपोजिशन। तो ये टू गलत हो गया। तो ये अपना ध्यान देना कि अप्रोच है, अक्सर से ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। जैसे मैंने देखो एक सेंटेंस लिखा, आई कैन नॉट एक्सेस टू दैट शेल्फ, हमने ये लिख दिया। तो जैसे हमने लिखा आई कांट एक्सेस व्हाट कांट आई एक्सेस, तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो ये जो दैट सेल्फ है ना वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, और टू प्रेपोजिशन गलत है। तो एक्सेस है, अप्रोच है, ये ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इनके साथ में ऑब्जेक्ट लिखा करो, इनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लिखा करो, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, these problems have been arisen as a result of overpopulation. I have always felt, बच्चे बिल्कुल सही है, बात सीधी सी है, उसको चाहे एक बार में समझ लो चाहे चार बार चिल्ला के समझ लो। ऑलवेज का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले करना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। हाँ सही है, बढ़िया है, सही आंसर आना शुरू हो गया। एक बच्चा बता रहा ऑफ नहीं आएगा, कहाँ पे ऑफ नहीं आएगा बच्चे, यहाँ तो ऑफ जरूर आएगा। जैसे हमने लिखा एज अ रिजल्ट, हुज रिजल्ट चाहिए, हुज का रिप्लाई, तो जब हुज का रिप्लाई चाहिए हो तो ऑफ प्रिपरेशन लिखा करो, याद डाल लो। बीन रिमूव करना है, आंसर पता है क्या, देखो अराइज वर्ब जो होती है ना, अराइज, अराइज का मतलब होता है टू कम अप, टू कम अप, टू कम अप का मतलब टू अकर, घटित होना। अब ये जो वर्ब हमने लिखी ना कम अप या अकर, ये वर्ब हमारी हैपनिंग है। हैपनिंग का मतलब करना नहीं, होना। मतलब कोई काम अगर अपने आप हो रहा है तो वो हैपनिंग है, कोई कर रहा है तो डूइंग है। तो प्रॉब्लम्स का अकर होना, आना सामने, ये हैपनिंग है। हैपनिंग वाली सारी वर्ब इंट्रांसिटिव होती हैं। जो वर्ब्स हैपनिंग एक्सप्रेस करती हैं वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। अगर वर्ब इंट्रांसिटिव होती है तो फिर उसका पैसिव नहीं बन पाता, क्योंकि इंट्रांसिटिव है उसका तो ऑब्जेक्ट होता नहीं जो उसका पैसिव बन जाए। हैव बीन अराइजन जो हमने लिखा ना पैसिव वॉइस है, तो जो वर्ब इंट्रांसिटिव है उसको पैसिव में नहीं, हमेशा एक्टिव में लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, दीज प्रॉब्लम्स हैव अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर भी तो प्रिपोजिशन है। हाँ ठीक है मान लो, अब क्या करोगे बताओ। ओवर प्रिपोजिशन है तो क्या करें बच्चे बताओ। अच्छा, अराइज बच्चे बेटा सही वर्ब है, उसकी जगह ये लिख दो, बीन हटा दो और हैव अराइजन लिखो, ठीक है। अराइज का मतलब कम अप होता है। अराइज रॉन्ग वर्ब है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रॉन्ग वर्ब है, तुम मत सुधरना। अराइजिंग लिखोगे बेटा तो यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, हैव के साथ अराइजिंग आएगा नहीं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और हैव बीन अराइजिंग लिखना चाहते हो तो मूर्खता मत दो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने पिछली क्लास से तुम यार पका देते हो मेरे। मैं वास्तव में तुम्हारे कमेंट पढ़ना छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देना शुरू कर दूंगा, बस बात खत्म कर दूंगा। अभी ये कमेंट वाला ऑप्शन हमने एसेक सिलेक्ट में खास करके इसलिए एक्टिव करवाया था, इससे पहले हमारे बैचेज में नहीं था, क्योंकि मैं बच्चों के आंसर जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन सामने दिखा दिया तुम लोगों को, क्वेश्चन दिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखो, मतलब अपना बताओ। तुम आंसर बताओगे तो उसमें मैं देखूंगा कि कौन सी ऐसी गलती है जो ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, मतलब है नहीं एरर लेकिन वो उसको समझ रहे हैं, तो मैं उसको समझा दूंगा। मैंने इसलिए पर्टिकुलरली इसमें कमेंट चालू करवाए थे। लेकिन कुछ बच्चे वास्तव में इस चीज का ना यूज करना इन्हें आता नहीं है, टेक्नोलॉजी हाथ में आ गई लेकिन सेंस नहीं आ रहा। मैं पढ़ने ही फिर छोड़ दूंगा, तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं, अपना आऊंगा बताऊंगा चला जाऊंगा, ठीक है। अब वो एक कह रहा अराइजिंग लिख दें, एक कह रहा अराइज रॉन्ग है, अब क्या करूं, या तो इन्हें इग्नोर मारें, ठीक है, या इनके पीछे अपना टाइम खराब करें। इनको सेंस है नहीं और होगा भी नहीं। अगर हम हैव बीन अराइजिंग यहाँ पे लिख दें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना पॉइंट ऑफ या बिना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नहीं यूज होता, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे नहीं रखा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा नहीं, लेकिन मूर्ख महाराज मानेंगे नहीं, मूर्ख महाराज कह रहे हैं नहीं जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगले पे आ जाओ छोड़ो, इसका आंसर बताओ। प्लीज आस्क योर स्टाफ इफ एनीबडी ऑफ देम हैज सीन माई वॉलेट। कर दो बेटा, अराइज कर दो, बिल्कुल कर दो, अराइज कर दो, तुम जो मन में है सो तुम कर लो, बस मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। यही करना पड़ेगा बेटा, सबके कमेंट रीड ही नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ समझा दूंगा, अगर किसी की कोई बात है समझाने वाली, लेकिन फिर सेंस भी तो होना चाहिए, पूछने वाले में भी तो सेंस हो। प्लीज आस्क योर स्टाफ इफ एनीबडी ऑफ देम हैज सीन माई वॉलेट। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा।
देखो बच्चे एक चीज समझा देता हूं, एनी वन और एनी बडी में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये मैं कमेंट इसलिए करवाता हूं कि जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ना, तुम इस क्वेश्चन को लेकर जो अपनी सोच है वो सामने रखो, वो दुनिया भर की इधर उधर की करने लग जाएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब देखो, एक बच्चा कह रहा है कि यहां पर हम हैव लिख दें। ठीक है, हैव मत लिखना, ये जो एनीबडी एवरीबडी होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ईच है, एवरी है, ठीक है, इधर है, नीदर है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करने वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनके सबके साथ में वर्ब सिंगुलर लिखा करो, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना टोटल का, तो इसका मतलब ये होता है कि हम टोटल को यूनिट बना रहे हैं। अगर टोटल को डिवाइड करके यूनिट बना रहे हो तो वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आंसर इसमें पता है क्या, इसमें आंसर है एनी बडी की जगह लिखो एनी वन, या तो ऐसे, या फिर लिखो एनी, केवल एनी। ठीक है, मत लिखो एनी बडी। होता क्या है, हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे नो बडी है, एनी बडी है, समबडी है, मतलब इस तरीके के जो वर्ड हैं, या उसी तरीके से एनी वन है, एवरी वन है, ये जो हम सिंगल वर्ड्स लिखते हैं, ये कभी पार्ट और टोटल का रिलेशन नहीं शो करते। पार्ट एंड टोटल का रिलेशन नहीं शो करते। समबडी समवन में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा। ठीक है, कैसे, ऐसे देखना, हमने एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। जैसे हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। अब यहां पे क्या है, ये वन है पार्ट और द बॉयज है टोटल। तो अगर हम लिख दें वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, तो इसका मतलब जितने भी बॉयज हैं उनमें से कोई एक बॉय एब्सेंट है, बाकी वहीं पर है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अभी सही है। अब मान लो अगर हम ये कहना चाहें कि बॉयज में से कोई भी एब्सेंट नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम वन की जगह लिखें नन, नन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, ऐसे लिख दें। ठीक है, नन ऑफ द बॉयज। या एक दूसरा ऑप्शन है कि हम नो डिटर्मिनर लिख दें वन के साथ में, ऐसे लिख दें नो वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये जो वन ऑफ द बॉयज था ना, ये वन पार्ट था, इसी पार्ट के साथ हमने डिटर्मिनर लिख दिया नो। तो नो वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट का मतलब है बॉयज में से कोई भी एब्सेंट नहीं है। अच्छा, अगर हम नो डिटर्मिनर ना लिख के यहाँ पे एवरी डिटर्मिनर लिख दें, एवरी वन ऑफ द बॉयज, स्पेस के साथ ध्यान देना, तो जब हम एवरी वन ऑफ द बॉयज लिख देंगे तो इसका मतलब सारे एब्सेंट है। ठीक, तो अगर हम कभी भी वन का यूज करेंगे ना, तो नो और एवरी को उनके साथ में डिटर्मिनर बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एनी लिख सकते हैं, एनी वन ऑफ द बॉयज, एनी वन, कोई एक। ठीक है, तो अब हमें ध्यान दे देना है कि जो सिंगल वर्ड एनी वन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी होते हैं, इनको पार्ट एंड टोटल का रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए मत लिखा करो। जैसे अगर हम ये सेंटेंस लिखें, नो बडी ऑफ यू कैन डू इट, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। अगर नो बडी लिखना चाहते हो ना, तो फिर ऑफ यू मत लिखो, केवल ऐसे लिखो नो बडी कैन डू इट। अच्छा, अगर यू लिखना कंपलसरी हो, चाहते हो कि इसको लिखा रहे, तो फिर नो बडी हटा के कुछ और लिख दो, ऐसे लिख दो नन ऑफ यू, नन ऑफ यू कैन डू इट। नहीं नन लिखना चाहते हो तो फिर वैसे लिख दो नो वन, नो वन ऑफ यू कैन डू इट। ठीक है, इस तरीके से लिखा करो। हाँ बिल्कुल बच्चे, पार्टेटिव भी बोलेंगे। हम्म, रिमूव ऑफ देम आफ्टर एनीबडी। हम्म, ये भी हाँ सही कह रहे हैं। एनीबडी के बाद में ऑफ देम हटाई दो, बात ही खत्म कर दो, कॉन्टेक्स्ट बदल दो। 10 बार बता चुका हूं कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल के सेंटेंस को सही मत किया करो, मानेंगे ही नहीं। इनको समझा भी नहीं सकता, असल में दिक्कत ये है ना, इन्होंने कई साल की बदतमीजी इकट्ठी कर रखी है, वो छूटेगी भी नहीं इतनी जल्दी। 10 बार समझा दो कि किसी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज करके उस सेंटेंस को सही मत किया करो, मीनिंग चेंज कर देंगे। उन्हें बस अपना रूल रट्टा अप्लाई करना है कि सेंटेंस कैसे सही हो जाए, भले बात हो रही थी खेत की, होने लग जाए खलिहान की। अगले क्वेश्चन देखो बच्चे, रिसेंटली शी हैज अपीयर्ड ऑन सेवरल टीवी कमर्शियल्स, यू कैन स्टे हियर अंटिल यू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। आंसर बताओ बेटा। रिसेंटली शी हैज अपीयर्ड ऑन सेवरल टीवी कमर्शियल्स। देखो, एक बच्चा कह रहा है अपीयर्ड लिखें। ठीक है, मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं। यहाँ पे रिसेंटली का मतलब है कोई ऐसा एक्शन पास्ट का जो भी रिसेंट कंप्लीट हुआ। रिसेंटली का मतलब हाल में। रिसेंटली पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखा जाता है। तो ये जो हमने टेंस यूज किया है, बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक है, हाँ ये टेंस बिल्कुल सही है, इसको मत रिमूव करो। रिसेंटली का मतलब होता है समथिंग दैट हैज जस्ट हैपेंड, जस्ट हैपेंड, जस्ट, जस्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो वो सही है। इसमें देखो एक चीज समझना, अगर मैं यहाँ पे कमर्शियल्स ना लिख के चैनल्स लिख दूं,
तो ये सही है। रिसेंटली सी हैज अपीयर्ड ऑन सेवरल टीवी चैनल्स, चैनल सही है। लेकिन जैसे मान लो कमर्शियल है, कमर्शियल का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। या हम यहाँ पे लिख दें मूवी, या हम लिख दें सीरियल, ऐसे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, मूवी है, सीरियल है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं है। ऑन प्रिपरेशन का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में जैसे टीवी है, ठीक है, रेडियो है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इनके साथ में। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट है, मूवी है, सीरियल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, ठीक है। इनके साथ में प्रिपरेशन लिखा करो इन। ये इवेंट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, मूवी है, सीरियल है, इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, तो इनके साथ में प्रिपरेशन इन आएगा। तो खैर, जैसा कि हमने कहा कि कॉन्टेक्स्ट चेंज करके मीनिंग सही नहीं करना चाहिए, तो हम कमर्शियल्स को चैनल्स नहीं लिखेंगे, वो जो कॉन्टेक्स्ट है वही रहने देंगे। प्रिपरेशन उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमें यूज करनी है वो हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हम प्रिपरेशन चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे शी हैज अपीयर्ड इन सेवरल टीवी कमर्शियल्स, ठीक है, आंसर ये। और बाकी अपना ध्यान देना, ऑन का यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में क्या करो, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल्स हैं, कमर्शियल्स का मतलब एडवर्टीजमेंट्स होता है, जो बच्चे पहले से न जानते हो वो आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसका इन लिखो, अगले में आ जाओ। यू कैन स्टे हियर अंटिल यू अबाइड बाय द रूल्स, यू कैन स्टे हियर अंटिल यू अबाइड बाय द रूल्स। कमेंट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20, कमेंट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल बच्चा, ऑन नहीं लगेगा, इन आएगा, सही है, बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है, नो एरर नहीं है बेटा। देखो मैं इसका आंसर, हाँ, एज लॉन्ग एज, यहां पे अंटिल की जगह लिखो एज लॉन्ग एज। देखो अंटिल का मीनिंग होता है नेगेटिव। अगर हम ऐसे लिख देंगे यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ पे रुक सकते हो, अंटिल यू अबाइड बाय द रूल्स, जब तक तुम इनके रूल्स का मतलब ऑबे नहीं करोगे, मतलब अगर रूल्स जो इंस्टीट्यूशन के हैं उन्हें ऑबे नहीं करोगे तो यहीं पे रुके रहोगे, अगर करोगे तो भगा दिए जाओगे। ये मीनिंग इलॉजिकल है, ठीक है। चूंकि मीनिंग इलॉजिकल है तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज लिख दो। अंटिल एज लॉन्ग एज का एक हमने वीडियो भी डिस्कस कर रखा है यूट्यूब पे, नहीं तो अपना समझ लेना। अंटिल जो होता है इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, एज लॉन्ग एज का मीनिंग पॉजिटिव होता है, और दोनों ही टाइम के लिए कंजंक्शन यूज किए जाते हैं। अंटिल भी टाइम के लिए यूज होता है, एज लॉन्ग एज भी टाइम के लिए यूज होता है। अंटिल का यूज करते हैं नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए, एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज आ जाएगा, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू अबाइड बाय द रूल्स। एज लॉन्ग एज यू का मतलब जब तक तुम अवॉइड करोगे, अवॉइड का मतलब पालन करना, जब तक रूल्स को मानोगे इंस्टीट्यूशन के तब तक यहाँ पे रुक सकते हो, नहीं मानोगे तो भगा दिए जाओगे, ठीक है। चलो, ठीक है। देखो एक छोटा सा सजेशन है यार तुम लोगों के लिए, 7th 8th की बुक्स लाओ, पढ़ा करो, ठीक है। तुम ग्रामर के रूल्स मत रटो बच्चे, ये जो तुम तुक्के मारते हो ना, तुम्हारे तुक्के वगैरह देखता हूँ, हालांकि देखो उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये इसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये चीजें मुश्किल नहीं, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, तुक्के सब हमारे छूट जाएंगे, बस हमें थोड़ी पढ़ने की आदत डालनी है। पढ़ने की आदत का मतलब जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं तुम बुक्स ले आओ 7th 8th की, उनमें जो चैप्टर्स दिए होते हैं ना वो पढ़ा करो। जब उन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो तुम देखोगे वहां पे वर्ड्स का जो तुमने याद कर रखे हैं उसके अलावा भी यूजेस होते हैं, वो जब तुम जान पाओगे तो तुम्हारे तुक्के छूटेंगे, ठीक है। तो पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालो। बाकी जो अपना पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से, जिस समय बताया जा रहा होता है कुछ, उसको सुना करो, उस समय तुम अपने कमेंट्स में लगे होते हो, ठीक है। जब कहा जाए इस क्वेश्चन का आंसर लिखो तो उस समय उसका आंसर लिखा करो, ठीक है। तो ये सारी 7th 8th के कौन से सब्जेक्ट की बुक लानी है बेटा, इंग्लिश की, बेटा इंग्लिश की ले आओ। एक ग्रामर की बुक होती है, एक रीडर बुक होती है, दो बुक होती है 7th में, दो होती है 8th में, बस वही ले आओ, ठीक है। और बस इतना हमें करना है और अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। मतलब मेहनत, देखो असल में होता है कि केवल मेहनत से काम होता नहीं है, मेहनत सही डायरेक्शन में करने से काम होता है। हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे जो हमारे साथ में पढ़ते हैं, हमारे आसपास में होते हैं, वो वास्तव में मेहनती होते हैं। नहीं तो रात को 10:30 बजे कोई नहीं आता पढ़ने पढ़ाने। अगर हम रात को 10:30 बजे इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब वास्तव में हम कुछ सीखना समझना चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें चीजों को और दुरुस्त करने की जरूरत है। मतलब मेहनत हम कर रहे हैं वो ठीक है, ओके, इतनी मेहनत बहुत है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा हम और सलीके से कर लें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाए, ठीक है, हाँ। और बाकी मैं आज सबको बाय बाय करूंगा। हंसराज हंसराज का क्वेश्चन आज भी रह गया। हंसराज, मैं तुम्हारा क्वेश्चन ये जरूर बताऊंगा बच्चे, लेकिन बस आज गर्मी भी ज्यादा है, अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा जरूर, ठीक है, हाँ। और लास्ट वाले में अनलेस क्यों नहीं आएगा।
देखो बेटा, अनलेस का भी मीनिंग नेगेटिव ही होता है। अगर अनलेस लिख दोगे तो भी गलत रहेगा। जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं अनलेस यू अबाइड बाय, अगर तुम नहीं मानोगे रूल्स को तो यहाँ रुक सकते हो, वो भी मीनिंग लॉजिकल नहीं, वो भी गलत मीनिंग है। अनलेस है तो फिर इफ लिखना पड़ जाएगा, इफ यू अबाइड बाय, ठीक है। तो खैर, अब चलें। और फिर हम मिलेंगे जल्दी ही। और क्या कह रहे हैं सर, वीडियो की काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब व्यू कह रहे हो? हाँ, व्यू बढ़ा दें, ठीक है। हाँ, देखो पेपर आ जाएगा तो बढ़ा देंगे, अभी तो खैर इतने में देखो एंजॉय करो तब तक, ठीक है। अभी तो वैसे भी तुम एक ही बार तो रिवीजन करोगे, लाइव देख ले तो एक बार का रिवीजन काफी होता है, ठीक है। बाकी फिर जब पेपर वगैरह आ जाएगा ना तुम लोगों का, मेंस का या प्री का, तब फिर बढ़ा देंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बहुत टेंशन में हूँ। बेटा टेंशन ना ले, चीजों को ज्यादा सीरियस मत लिया कर, ठीक है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ जाऊं जल्दी से, ठीक है। बच्चा ऊपर इंतजार कर रहे होंगे। जिंदगी में ना किसी भी काम को अपनी क्षमता के हिसाब से ईमानदारी और मेहनत से क्या करो, उसके बाद में जो रिजल्ट होता है ना उसको लेके दुखी मत हुआ करो, उसको लेके झाड़ पे भी मत टंगा करो। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उन्हें कोई चीज मिल जाती है ना अनएक्सपेक्टेड, तो फूले नहीं समाते, झाड़ पे टंग जाते हैं, वो भी खराब है। कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रखी होती हैं वो उनकी नहीं हो पाती हैं, तो फिर वो बड़े निराश हो जाते हैं, उनका जीने का मन नहीं करता। जिंदगी बहुत कीमती है, ठीक है। हमने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया उससे हम जिंदगी को रिलेट नहीं कर सकते। मतलब जिंदगी में हमें क्या मिला क्या गमाया वो सब परे की बातें हैं, जिंदगी अपने में सब कुछ है। मतलब जिंदगी जो है ना, लाइफ जो है वो सब कुछ है। अगर हम जिंदा है ना तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इससे बाकी चीजों को रिलेट मत किया करो, और किसी भी चीज को लाइफ से तो कंपेयर ही मत करो। लाइफ की बराबरी कोई चीज नहीं कर सकते, जिंदगी की बराबरी कोई चीज नहीं कर सकती, ठीक है। तो टेंशन वेंशन उन्हीं बच्चों को होती है जो जनरली चीजों को ज्यादा सीरियस ले जाते हैं। मेहनत करो ईमानदारी से डट के, खूब पसीना बहाओ, ठीक है। लेकिन अगर कुछ तुमने चाहा और वो ना मिले, ठीक है, नौकरी नहीं मिली उस टाइम तक, तो फिर निराश मत हो। निराश हो जाओगे तब तो फिर सब कुछ खो बैठोगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना जिंदगी को सीखो, जैसी है ये, अच्छी है बुरी है खट्टी है मीठी है अमीरी है गरीबी है, ये अपनी है, ये हमारी है जिंदगी, और हमारी जिंदगी हमारे लिए हीरो है, मतलब हमारे लिए सब कुछ है। बस ये आदत डाल लो, जिंदगी को एक्सेप्ट करने की आदत डालो, शिकायतें कम किया करो, ठीक है। बाकी नाम ले दो अमन गुप्ता, ले दिया तेरा नाम पगले, ठीक है। खुश हो गया, चलो मिठाई खिलाई आके मुझे कभी। बाकी अब मैं चलता हूँ भाई सबको, ठीक है। और बाय, ठीक है। आज सबको बाय करता हूँ, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, ठीक है। थैंक्स एवरीवन।